डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें चौथे पार्ट के बहुचयनात्मक प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को समझेंगे। यहाँ अपनी बुक में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, अपनी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि तो सर हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। हम इनको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न तो यहां से आ सकता है, लेकिन हमें ये ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, वहां ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, यानी कि हमें आंसर लिखना पड़ेगा। और हमें पता है कि इस पाठ में से एक एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाने हैं, यानी कि छोटे क्वेश्चन आने हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ये सारे ही छोटे क्वेश्चन ही हैं, इसलिए हमें इनको समझना जरूरी है। पहला क्वेश्चन, और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता भी दूं, सुविधा के लिए, कि आपको इनके जो ऑप्शन है उनको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट इनके आंसर ही याद करने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये ऑप्शन जो है ये कै ख ग घ ये नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं। देखो, प्रतिरक्षा का मतलब क्या है? हमारा शरीर जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा कहलाती है। तो हमारा शरीर जो रोगों से लड़ता है, तो उस समय कौन कौन सी कोशिकाएं उसमें भाग लेती हैं, यह हमें याद होना चाहिए। परंतु यहां क्वेश्चन है कि प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं खालिस्तान में नहीं पाई जाती, तो यहां ऑप्शन में तो अपने पास इसका आंसर आमाशय होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं या कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो प्रतिरक्षा में काम आने वाली जो कोशिकाएं हैं, वो एक तो अस्थि मज्जा है। अस्थि मज्जा क्या है? अपनी जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जगह जहां अस्थि मज्जा भरा होता है, इसे अंग्रेजी में बोन मेरो कहते हैं। ठीक है, इसी से रक्त का उत्पादन होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इसी अस्थि मज्जा से बनती हैं। दूसरा, यकृत भी हमारी प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाला एक अंग है। और लसिका पर्व है। लसिका पर्व क्या? जो लसिका जो वाहिनियां हैं, उनके बीच बीच में इस प्रकार से जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं फूले हुए, इनको अपन लसिका पर्व कहते हैं। ये भाग, ये लसिका पर्व है। पर्व का मतलब क्या होता है? संधि या जॉइंट, जोड़। ठीक है ना। तो यहां इनके अलावा जो थाइमस ग्रंथि है, वो भी प्रतिरक्षा में काम आने वाला प्रमुख एक अंग है, और रक्त भी एक प्रमुख अंग है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, प्लाविका कोशिका। देखो, ये मिस प्रिंटिंग है, यहां पर ये गलत छपा हुआ है। ये प्लाज्मा कोशिका है। कौन सी कोशिका है? प्लाज्मा कोशिका। ठीक है, प्लाज्मा कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? तो देखिए, थोड़ा सा अपन रक्त के बारे में समझते हैं। हमारा जो रक्त है, उसके अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, 2 भाग हैं। एक तो होता है रक्त प्लाज्मा, ठीक है। दूसरी होती है रक्त कणिकाएं। दूसरी है रक्त कणिकाएं। ये रक्त कणिकाएं जो ये 3 प्रकार की हैं। आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, बीमाणु कहते हैं जिनको। ये डब्ल्यूबीसी जो है फिर 2 प्रकार की होती हैं। एक तो कणिका में, कणिका में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। दूसरी होती है अकणिका में, या कणिका रहित बोल दीजिए की बात है। इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, मोनोसाइट, ठीक है, और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। अकणिका में 2 प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट है, इसके फिर 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो ये जो बी लिम्फोसाइट है, ये प्लाज्मा कोशिका बनाती हैं। जो बी लसिका कोशिकाएं हैं, ये बी वाली, ये ही क्या बनाती हैं?
ये प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है, तो बी लसिका कोशिका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं। देखो एंटीजन बोलते हैं प्रतिजन को, ठीक है, और एंटीबॉडी बोलते हैं प्रतिरक्षी को। तो देखो यहां मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये तो जो वाई आकार का है ये तो है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, और ये मान लीजिए कोई एक एंटीजन है, एंटीजन यानी कि कोई रोगाणु है, ठीक है ना, विषाणु जीवाणु कुछ भी हो सकता है। तो ये यहां पर ये एंटीबॉडी और ये एंटीजन ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो यहां पर ये जो एंटीबॉडी है ये इस एंटीजन के कुछ भाग से जुड़ेगा, जैसे यहां इस इतने ही भाग से जुड़ा है, बाकी का जो पार्ट है इससे नहीं जुड़ा। तो ये यहां पर जो जुड़ा है, ठीक है ना, ये एंटीबॉडी एंटीजन के जिस भाग से जुड़ता है उस भाग को कहते हैं एंटीजन निर्धारक। एंटीजन के ऐसे भाग या ऐसे कुछ पार्ट जिससे एंटीबॉडी जुड़ती है, उस एंटीजन के भाग को ही क्या कहते हैं, एंटीजन निर्धारक कहते हैं। ठीक है ना, इसे एपिटोप्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये है कि एंटीजन निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं, तो एंटीजन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। देखिए हमारे शरीर के अंदर जब बाहर से रोगाणु आते हैं, रोगाणु बोल दीजिए या प्रतिजन बोल दीजिए या एंटीजन, इंग्लिश में एंटीजन, जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, प्रतिरक्षी बनाएगा। तो उस समय सबसे पहले कौन सी प्रतिरक्षी बनती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में जब रोगाणु आते हैं, एंटीजन आते हैं, तो उस समय सबसे पहले कौन सी प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आईजीएम बनती है। कौन सी बनती है, आईजीएम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, मां के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है। देखिए मां के दूध के अंदर एंटीजन जो प्रतिरक्षी जो होती है एंटीबॉडी, वो आईजीए होती है। कौन सी होती है, आईजीए, और ये आईजी का जो मतलब है वो है इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, यहां पर ये जो आईजी शब्द आ रहा है ये इसके ये इम्यूनोग्लोबिन से लिया गया है। चलिए फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जब हम ये याद कर लेंगे कि रक्त में ये कोशिकाएं होती हैं तो उसके अलावा जो बच गई वो, इसका मतलब ये है कि वो रक्त के अंदर नहीं पाई जाती हैं। क्लियर, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। रक्त का संगठन अभी अपन ने पढ़ा था कि रक्त जो है उसके दो भाग हैं, रक्त प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरी रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये डब्ल्यूबीसी के अंदर आता है अपना बी लसिका कोशिकाएं। तो यहाँ आरबीसी भी रक्त के अंदर आती हैं, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं भी रक्त का ही भाग है, और बी लसिका डब्ल्यूबीसी के जो प्रकार है, ठीक है ना, उसमें आती है। और ये उपकला कोशिकाएं ये नहीं आती हैं इसके अंदर। रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसने किया। देखिए एक वैज्ञानिक हुए हैं जिसने रक्त का एबीओ प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह है एबीओ प्रकार, यानी कि ए बी और ओ। ठीक है, ये जो रक्त समूह का प्रकार है इसके बारे में कोरल लैंडरस्टीनर ने बताया था। वैज्ञानिक है कोरल लैंडरस्टीनर, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया। सर्वदाता रक्त समूह, देखो ओ जो है ये सर्वदाता रक्त समूह होता है, और एग्जाम में अगर पूछा जाए सर्वग्राही तो ए बी सर्वग्राही होता है। यानी कि ओ किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप यदि ओ है तो वो सबको रक्त दे सकता है, यानी कि ए को भी दे सकता है ना, ए बी को भी दे सकता है,
बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। और ए बी वाला सर्वग्राही है, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है ना, ओ से भी ले सकता है और ए बी वाले से भी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ रक्ताणु कोरकता इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस का प्रमुख कारण क्या है? देखिए एक रोग है, ये जो आरएच कारक है उसकी बेजोड़ता के कारण, बेजोड़ता का मतलब क्या है? मिसमैच। बेजोड़ता का मतलब अपन समझेंगे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर आरएच कारक उपस्थित है तो वो आरएच प्लस का कहलाएगा, और किसी व्यक्ति की अगर आरबीसी के ऊपर आरएच कारक नहीं है तो वो आरएच माइनस कहलाएगा, ये आरएच धनात्मक और ये आरएच ऋणात्मक। अब यहाँ पर ये जो रोग है गर्भ रक्ताणु कोरकता, ये कब होता है? जब आरएच प्लस वाला पुरुष और आरएच माइनस वाली महिला, इन दोनों का विवाह होता है। तो जब पहली बार आरएच माइनस वाली जो माता है ये आरएच प्लस वाले पुरुष से गर्भ धारण करती है, पुत्र या पुत्री उत्पन्न करती है, तो उस समय माता के शरीर के अंदर आरएच प्लस की एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है ना, आरएच प्लस की एंटीबॉडी बन गई। जब यही माता दूसरी बार आरएच प्लस वाले पुरुष यानी कि अपने पति से गर्भ धारण करती है, तो उस समय इसके शरीर के अंदर जो बनी हुई आरएच प्लस की एंटीजन एंटीबॉडी और पुरुष से आई हुई आरएच प्लस की एंटीजन दोनों सेम होने के कारण ये रोग होता है गर्भ रक्ताणु कोरकता, जिसमें शिशु की, जो गर्भ के अंदर जो शिशु है, भ्रूण है, उसकी मृत्यु हो सकती है और माता की भी मृत्यु हो सकती है। तो ये गर्भ रक्ताणु कोरकता का कारण क्या है, कि इस रोग का कारण क्या है? ये आरएच बेजोड़ता, इसे आरएच बेजोड़ता कहते हैं। यदि आरएच माइनस वाला पुरुष और आरएच माइनस वाली ही स्त्री है तब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका विवाह आसानी से संतान उत्पन्न हो सकती है। अगर आरएच माइनस वाला पुरुष और आरएच प्लस वाली स्त्री है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और आरएच प्लस वाला पुरुष और आरएच प्लस वाली ही स्त्री है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरएच बेजोड़ता का मतलब क्या है? जब आरएच प्लस वाला पुरुष हो और आरएच माइनस वाली स्त्री हो, ये स्थिति उपयुक्त नहीं है, ठीक है, ये जोड़ा सही नहीं है। इसमें पहली संतान तो नॉर्मल होगी लेकिन दूसरी संतान जो है उसमें माता और भ्रूण दोनों को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है, समजीवी साधन में किसका उपयोग होता है? देखो ये समजीवी साधन क्या है, रक्ताधान का जो टॉपिक है उसमें मान लीजिए कोई, ये दो प्रकार से होता है रक्ताधान स्रोत के आधार पर। कोई एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है मान लीजिए, और ये किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को रक्त दे रहा है, ठीक है, तो ये तो कहलाएगा समजात आधान। और जब ये व्यक्ति इसने इसका रक्त पाउच के अंदर, पैकेट के अंदर निकाल लिया और भविष्य में इसको रक्त की आवश्यकता पड़ गई तो इसी का रक्त इसी को वापस चढ़ा दिया, ठीक है, तब वो कहलाएगा समजीवी साधन, समजीवी आधान, ठीक है ना, इसे समजीवी आधान कहते हैं। ये साधन की जगह आधान है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, समजीवी आधान कहलाएगा। तो समजीवी आधान में क्या होगा? व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का, इसी का उपयोग होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और दूसरा जो है अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का, तो अन्य व्यक्ति का जो संग्रहित रक्त है वो क्या, कौन सा होता है? वो समजात होता है, वो क्या होता है? समजात, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानियों में कौन सा रोग नहीं होता? अभी क्वेश्चन आ सकता है कि रक्तदान के समय बरती गई अपनी जो असावधानियां उनमें से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो नहीं है वो तो उसका आंसर तो मलेरिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानी में कौन से रोग होते हैं, तो हेपेटाइटिस बी रोग हो सकता है, रुधिरलयनता हो सकता है, और क्रेड्सफेल्ड जेकब रोग हो सकता है, ये रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखने की कौन कौन से रोग हो सकते हैं जब अगर रक्तदान के समय पर सावधानी नहीं बरतेंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट करता है और रोगी या ग्राही को रक्त चढ़ाते हैं, तो उस समय हमें ये इन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है? देखो दो चीजें हैं, प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण जीन के द्वारा होता है, और जीन दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। रक्त समूह का निर्धारण करने वाले जीन जो हैं 3 होते हैं, कौन कौन से? ए,
दूसरा बी और तीसरा ओ। ए और बी तो है प्रभावी। अगर मान लीजिए दोनों जीन ए और ए आते हैं तो ये दोनों कैसे हैं, समयुग्मजी हैं, एक जैसे हैं। सम मानी समान, सम का मतलब कहता है समान, एक जैसे, है ना, लेकिन दोनों प्रभावी हैं। और अगर बी और बी आते हैं तब भी दोनों ही क्या है, समयुग्मजी हैं लेकिन प्रभावी हैं। परंतु जब दोनों ओ और ओ आ जाएं, ये भी कैसे हैं, समयुग्मजी लेकिन दोनों अप्रभावी हैं। तो समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया से ओ ब्लड ग्रुप बनता है। कौन सा बनेगा, यानी कि समयुग्मजी प्रभावी से तो क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ए। और बी जो है दोनों प्रभावी है, समयुग्मजी प्रभावी, बी से भी बी बनेगा। और एक चीज और, अगर दोनों प्रभावी जीन ए और बी दोनों साथ साथ आते हैं तो इसे कहते हैं सह प्रभाविता। ठीक है ना, सह प्रभाविता है ये, इसे बनेगा ब्लड ग्रुप ए बी। तो यहां पर समयुग्मजी अप्रभावी पूछ रहा है तो उससे ओ बनेगा। ये क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है, समयुग्मजी प्रभावी है तो ए हो सकता है और बी हो सकता है, सह प्रभावी है तो ए बी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का अनुप्रयोग नहीं है। यानी कि जो ब्लड ग्रुप है उसका आनुवंशिक जो महत्व है उनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है। तो हीमोफीलिया का इलाज तो है, ठीक है, आनुवंशिकता के बारे में, क्योंकि हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिक रोग है। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, पूरा रक्त निकल जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो हीमोफीलिया रोग के इलाज के लिए ब्लड ग्रुप जो है रुधिर, उसका आनुवंशिक महत्व है। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। ये आप डेट याद रख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। भारत में अंगदान दिवस कब मनाते हैं, 13 अगस्त को। लास्ट क्वेश्चन है अपना आज के वीडियो का, भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति 10 लाख, यानी कि 10 लाख व्यक्ति में कितने व्यक्ति अंगदान करते हैं। तो ये है 0.8, यहाँ पॉइंट ए मिस प्रिंट है, ठीक है ना, 0.8, यानी कि 10 लाख व्यक्ति में एक व्यक्ति भी पूरा नहीं है, 0.8 है, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनको समझा, परंतु एग्जाम के अंदर हमें ऑप्शन जो है, इसके विकल्प है, उनको ध्यान में नहीं रखना है, हमें इनके आंसर डायरेक्ट याद करने हैं, क्योंकि हमें ये ऑप्शन जो है ये नहीं मिलेंगे। हमें इसका आंसर सीधा लिखना पड़ेगा कि भारत में प्रति 10 लाख व्यक्ति के अंदर 0.8 अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। धन्यवाद।